तो AIMIM में क्यों नहीं गए, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, क्या रीज़न रहा? देखिए AIMIM क्या और भी कोई भी पार्टी होती है, यहाँ भाजपा भी टिकट देती तो मैं नहीं जाता। लेकिन जब जय श्री राम की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कपते हैं। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कहते हैं वो जय श्री राम, हम्म। उसमें कहने में अयोध्या भी नहीं गए अभी? अयोध्या देखिए अब उन्होंने ये इसको एक ऐसा मॉडल बना दिया कि उन्होंने अपने ही लोगों को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को तो इनवाइट किया नहीं पहले। इस तरह का अपमानजनक चीज़ें रहीं और अब जब जाना होगा तो अपनी मर्जी से वो चले जाएंगे और उनके साथ उनके प्रोग्राम में नहीं गए। वहाँ पर प्रोग्राम में नहीं गए, प्रयागराज में स्नान करने गए हैं और वहाँ पर मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति भी लगाई गई है, वहाँ पर चले गए। देखिए ये तो आस्था है आदमी, मतलब एक तरफ प्रयागराज की तरफ महाकुंभ में आस्था है और उधर इसीलिए तो मैंने आपने कहा ना कि आप भाजपा से क्यों नहीं लड़ना चाहते, यही एक रीज़न था कि पपेट हो गए हैं सब, किसी को कोई नहीं चल रही है। लेकिन हमारी सरकार में, समाजवादी पर सरकार में अभी इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, तो अपर्णा यादव जी भी उसमें हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। अब अपर्णा यादव जी का कुछ पारिवारिक मतभेद भी है, जैसा कि जैसे इस सरकार में भ्रष्टाचार महंगा और बढ़ गया है। मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। आखिर चाचा नाराज क्यों थे? देखिए वो उनकी पर्सनल जो भी थी उसमें हम लोग नहीं गए, वो फैमिली में उनका मैटर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सही टाइम पे मान गए, साथ हो गए कि अगर भाजपा को हराना है तो साथ आना है तो साथ आ गए। नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी। आज हमने पॉडकास्ट में उस शख्स को इनवाइट किया है जो प्रगतिशील समाज पार्टी से उम्मीदवार थे। 290 विधानसभा श्रावस्ती से उम्मीदवार बनाए गए थे, किसी कारणवश जो है प्रत्याशी नहीं बन पाए, गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी से। अलीम खान जी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सवालों के शुरुआत करते हुए सबसे पहला मेरा सवाल, जैसा कि हर पॉडकास्ट में रहा है, कि आप अपने क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। देखिए क्वालिफिकेशंस में मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ जी, और टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि थी मेरी। बचपन से ही मतलब एरोप्लेन वगैरह में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी ये पहले से सोच रखा था कि इंजीनियरिंग में जाना है। मैंने IIT भी दिया था, तो 2010 में मेरी 7000 समथिंग रैंक थी। लेकिन जनरल कैटेगरी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं मिल सकी। मुझे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल रही थी IIT दिल्ली में जी। तो मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में रखा था, तो UPS में मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल गई और मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। और इसमें इतना इंटरेस्ट था कि मैंने स्कूल कॉलेजेस में अपने जूनियर्स को रियल टाइम प्लेन बनाना सिखाया। खुद पहले सीखा फर्स्ट ईयर में, और जब सेकेंड ईयर तक पहुंचा तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ट्रांसफ़र की, अपने जूनियर्स को सिखाया। और कॉलेज में एक एरो मॉडलिंग लैब भी सेटअप की, जो आज तक UPS में मौजूद है। और इसी के साथ फिर टेक्नोलॉजी में बढ़ते गए। हम लोगों ने एक बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया जिसमें नासा में कंपटीशन में हम लोग जीते। अच्छा। और नासा सिस्टम इंजीनियरिंग अवार्ड मिला हमें। तो वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की कि अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल में हम अपना भविष्य बनाएंगे। तो जैसे कि अभी आपकी कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, तो आज की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की राजनीति में देखा जाए, किस तरह से इस राजनीति को देखते हैं आप? देखिए राजनीति आज की डेट में बिल्कुल परिभाषा बदल चुकी है। देश हमारा जब आज़ाद हुआ था तो डेमोक्रेसी थी। आज की डेट में बोलने का अधिकार नहीं है, और वोट के नाम पे आप जो अंग्रेज कर गए डिवाइड एंड रूल, उस तरह की राजनीति हो रही है। फूट डालो राज करो। और आपको याद होगा जब देश विभाजित होने वाला था, तो माउंटबेटन के पास यही एक रास्ता था कि उस समय बहादुर शाह जफर, रानी झांसी की रानी और ये कई लोग अलग अलग धर्म के सब साथ में थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सब
यही फूट डालो और राजनीति करो वाला सिद्धांत अपनाया, और वही आज की डेट में चल रहा है। तो राजनीति में नए लोगों को आने की ज़रूरत है जो विकास पे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे काम करें, क्योंकि देश हमारा काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। कुछ टाइम में हमें लगता है हम चाइना को भी पार कर जाएंगे अगर पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल की। तो रोजगार जिसमें बहुत बड़ा विषय है जिस पे हमें काम करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया राजनीति को लेकर के, राजनीति से आपका कुछ लगाव है? राजनीति में कैसे जुड़े? जैसे आपने चुनाव भी लड़ा। जी, देखिए ये तो हर एक आदमी के अंदर है और कोई इस पे काम करके उभार लेता है। मतलब हम लोग जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की अपने UPSL हमारी कंपनी हमने स्टार्ट की गुड़गांव में ड्रोन्स पे। तो वहाँ हमने एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंजीनियरिंग 3 सेक्टर पे EEE हमने एक स्लोगन बनाया था, उस पर काम कर रहे थे। लेकिन कुछ एक स्पार्क है, वो चीज़ अंदर से नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं लोगों के से एक सोशल टाइप का आदमी हूँ। स्कूल में भी, हाँ। तो मैं फिर लखनऊ शिफ्ट हुआ। तो जब लखनऊ आया तो उस वक्त मुझे एक पार्टी में आने का मौका मिला। वहाँ से मैंने अपनी, कौन सी पार्टी थी उस वक्त? पार्टी बनी थी एक नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी थे। तो वहाँ पे हमें मौका मिला और फिर यहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई, लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगने लगा। तो इसी साथ फिर इसमें भी हम काम करने लगे। तो राजनीति में आए, जैसा कि आप यूथ हैं, तो युवाओं के लिए कुछ किया है या ऐसे ही मतलब आ गए? क्या सोच के आए हैं आप राजनीति में? देखिए युवाओं का क्या है कि आज की डेट में मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ: इनोवेशन, परसिवरेंस और एजुकेशन। इन 3 चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैंने कंपनी स्टार्ट की, तो मैंने देखा कि युवा जो हमारे पास स्किल के लिए लोग आ रहे हैं वो उतने डेवलप्ड नहीं थे। जो एक्सपीरियंस होता था वो भी तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। इसलिए युवाओं को से मैं मिलना चाहता था, उनको इस तरफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाना चाहता था। तो इसी वजह से राजनीति में आना? जी, इस वजह से राजनीति में आया। और क्या कारण रहा कि आप, ये भी पता चला कि हमने जब रिसर्च किया तो आप चुनाव भी लड़े जी पार्टी से, और किसी कारण, कौन सा कारण रहा कि आप चुनाव नहीं लड़ पाए? देखिए जैसे अभी बात चल रही थी हमारी आपकी कि आप लोगों से मिले कैसे क्या, तो मुझे एक पद अभी मिला। पहले पार्टी में प्रदेश सचिव था मैं अल्पसंख्यक सभा में, फिर उसके बाद पद मिला मुझे मंडल प्रभारी का। तो मंडल प्रभारी में करीब 5 जिले आते थे, देवीपाटन मंडल का था मैं। तो वहाँ जब मैं जिले में हमारी ड्यूटी लगी कि आप जाइए जिला देखिए कैसा क्या काम हो रहा है, तो अनुभव इतना था नहीं, लेकिन जब जाके देखा तो चीज़ें पता चली कि गड़बड़ कहाँ है, देश हमारा पीछे क्यों जा रहा है। मैंने विधायक, सांसद सबके वो देखे काम करने के तरीके, सब क्या कर रहे हैं कि अपने ही लोगों को काम दे रहे हैं, अपने ही सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं और फील्ड पे काम दिख नहीं रहा है। देश लूट रहा है एक तरह से, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। तो ये आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी दिखा कि ये भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मैं 2017 में 18 में बना था, तो उस टाइम की बात है, कोविड से पहले की। तो जब मंडल प्रभारी में बना तो मैंने फिर ठाना कि मुझे अब राजनीति में अब एक संवैधानिक पद के लिए संघर्ष करना है, और मैंने 290 श्रावस्ती चुनाव के लिए चुन लिया। जो कि चुनने का फैक्टर ये था कि देश का जो सबसे पिछड़ा एरिया होगा मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने श्रावस्ती को चुना, और वहाँ मुझे लगा कि काम करने का अवसर बहुत है, वहाँ के लोगों को ऊपर लाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि शिवपाल चाचा जो हैं वो अखिलेश यादव से खनमन कहीं ना कहीं रहती थी, तो आखिर क्या गठबंधन, क्या समझौता हो गया था किस बात को लेकर के जो आपको टिकट नहीं? आखिरी में क्या हुआ कि हम सबकी सोच तो एक है और हमें लड़ना इसी ताकत के से है जो देश के कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सबको डगमगा चरमरा दिया है चारों ओर से।
तो वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझौता किया और वो उस समझौते के कारण हमारा टिकट नहीं हो पाया और उस पर हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि और पार्टियों ने हमें अप्रोच किया, कांग्रेस ने अप्रोच किया, AIMIM ने अप्रोच किया, तो लेकिन हमने जिस पार्टी का हाथ पकड़ा था और हमारी सोच विचार वही थे, तो हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो AIMIM में क्यों नहीं गए, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, क्या रीज़न रहा? देखिए, AIMIM क्या और भी कोई भी पार्टी होती है, यहाँ भाजपा भी टिकट देती तो मैं नहीं जाता। एक विचारधारा की बात होती है। अब AIMIM की विचारधारा है कि मतलब एक ही कौम को अगर हम साठगांठ करके चलें तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। और कांग्रेस का मतलब हमने सोचा नहीं था, उन्होंने तो काफ़ी ऑफ़र भी रखे थे, लेकिन हमने हमारी सोच समाजवाद है और सबको लेके चलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी विचार हमसे मिलते हैं। उन्होंने कभी किसी धर्म के किसी भी उसमें कभी कोई अंतर नहीं रखा। वो आपके जैसे अदर कास्ट में उनसे मिलेंगे, वैसे ही मुस्लिम से मिलेंगे, वैसे ही आपके यादव से मिलेंगे, हर कास्ट के उनको जो है बराबर का तवज्जो दिया है। लेकिन जब जय श्री राम की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबते हैं। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कहते हैं वो जय श्री राम, उसमें कहने में कोई अयोध्या भी दिक्कत नहीं गए अभी? अयोध्या देखिए, अब उन्होंने ये इसको एक ऐसा मॉडल बना दिया कि उन्होंने अपने ही लोगों को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को तो इनवाइट किया नहीं पहले। इस तरह का अपमानजनक चीज़ें रहीं और अब जब जाना होगा तो अपनी मर्जी से वो चले जाएंगे और उनके साथ उनके प्रोग्राम में नहीं गए। वहाँ पर प्रोग्राम में नहीं गए, प्रयागराज में स्नान करने गए हैं और वहाँ पर मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति भी लगाई गई है, वहाँ पर चले गए। देखिए, ये तो आस्था है आदमी, मतलब एक तरफ प्रयागराज की तरफ महाकुंभ में आस्था है और उधर बिल्कुल वहाँ पे भी आस्था है। हाँ। आप देखिए, जैसे भगवान का बुलावा आएगा वो चले जाएंगे। मतलब जब उसकी बात आती है तो जब भगवान का बुलावा आएगा। हाँ, अब यही कहते हैं लोग कि भाई बुलावा था नहीं था, तो और उनकी उधर महाकुंभ से बुलावा आ गया, उधर पहुंच बिल्कुल गए। देखिए वहाँ तुरंत बुलावा आ गया। ये बताइए, जैसा कि महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है जिसपे काफी राजनीति भी हुई है, तो वहां पर इसी समय मूर्ति लगाना क्यों जरूरी है? उससे पहले भी लगा सकते थे, बिल्कुल उसके बाद महाकुंभ के बाद भी लगा सकते थे, उससे पहले ही क्यों लगाती है? देखिए, इस विषय में मैं मतलब बोलना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी सोच से भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो कुछ दूसरा सवाल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी से अगर ऑफर मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार भी है। इनके जो विधायक सांसद हैं ये सब एज अ पपेट काम कर रहे हैं। इसमें कानून व्यवस्था सब की सब चरमराई हुई है और कोई विधायक इतना नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ डेवलपमेंट कर पाए। अच्छा। तो हम ऐसी पार्टी का साथ नहीं बन पाएंगे और अगर मौका भी देते हैं तो हमें ये लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन CM योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट है हमारी सरकार में। जैसे मायावती, आप NCBR की रिपोर्ट देखिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे घटिया रहा है। और अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे हमारी सरकार में 7.5% GDP था, जो कि देश के GDP के बराबर लगभग आता है। और आज की डेट में देखेंगे तो बहुत कम जा रहा है। हालांकि ये स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अभी तो कल ही बजट पेश हुआ है जिसपे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा बजट आया है और लोन को लेकर भी काफ़ी, और ये भी बताया गया है कि 0 से 12 लाख तक 0% ब्याज। देखिए, बिल्कुल ठीक है, उसको हम काफ़ी हद तक ठीक भी मानते हैं, लेकिन कुछ उसमें और अच्छाइयाँ कर सकते थे। जैसे कि किसानों का MSP का कोई प्रावधान नहीं निकला। किसान तो वैसे ही परेशान है कि किसानों को भाई कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो उस बिल को मैं मतलब पूरी अच्छी तरीके से बजट को नहीं समझता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने सुधार किया है और सुधार की इसमें ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने बताया प्रगतिशील समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, उम्मीदवार भी थे, तो गठबंधन हो गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी से भविष्य में 27 में चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा और मैं वहाँ तैयारी भी कर रहा हूँ और 2027 में पूरे जोर शोर से और सरकार भी बनाएंगे। किस
क्षेत्र से लड़ेंगे, किस विधानसभा से? श्रावस्ती 290 से। रीज़न? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पे काम किया है। चुनाव इतना अच्छा था कि बाकी पार्टियां मुझे अप्रोच करने लगी थी, तो और वहाँ के लोगों के साथ एक मेरा जुड़ाव भी हो चुका है। हालांकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, काफ़ी पूरे प्रदेश में घूमा, लेकिन जो वहाँ पे मैंने संघर्ष किया वो एक अलग लेवल का था। और लोगों से जुड़ाव है और सबकी इच्छा है कि आप यहाँ से लड़ें, और मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनके भलाई के लिए काम करूंगा। जैसे एक अनुमान होता है कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी जो है टिकट नहीं देती है श्रावस्ती से, और अदर जगह से देती है, अगर मान लीजिए विधानसभा में टिकट देती ही नहीं है, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जिससे वो ऑफर आ जाएगा उसी से लड़ लेंगे या नहीं? पार्टी के बाहर नहीं जाके लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। और पार्टी अगर किसी और को उम्मीदवार बनाएगी तो उसको हम मजबूती से लड़ाएंगे और जिताएंगे। और फिर अपनी जो हमने सोच रखी है वो कोशिश करेंगे कि उसके साथ मिलके उस क्षेत्र का सुधार किया जाए। तकनीकी नवाचार और भविष्य की योजनाएं क्या हैं? आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किए थे इसके बारे में। देखिए, हमने अभी डेवलपमेंट शुरू किया। हमने अभी एक सबसे बड़ी समस्या देखी कि आपने सरकारी ट्यूबवेल्स देखे होंगे, गांव में होते हैं, तो उनको ऑन ऑफ करने के लिए सरकार एक एम्प्लॉय रखती है, 40-50 हज़ार सैलरी होती है, और अब तो रोज़गार निकल नहीं रहा है, वो भी बूढ़े हो गए हैं। और तो एक बार डिस्कशन चल रहा था हमारे अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये सब एक समस्या आ रही, तो इसका मैंने एक निवारण निकाला। हमने उस पंप को, जो कि नॉर्मल समरसेबल पंप था 15-16 हॉर्स पावर का, तो उसके एक सारे पैरामीटर्स हमने रिकॉर्ड किए और अपने क्लाउड पे डैशबोर्ड पे उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे उन्होंने पूछा और क्या क्या हो सकता है। हमने सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बिजली वाले आपसे कहते हैं कि हम तो पूरी बिजली दे रहे हैं, आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है कि बिजली आ रही कि नहीं आ रही है, और आपके पंप्स ख़राब नहीं होंगे। पंप्स में जैसे मेंटेनेंस का कुछ आता है तो हमारा ये डैशबोर्ड है ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका ये पंप उसमें लो चल रहा है, तो आप इसका मेंटेनेंस करिए, या और भी बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें डालें। और उसकी कीमत हमने विद इन 1 लाख रखी है। और आपको हम उन कंपनियों का नाम नहीं लेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और जो ये डिवाइस बना रही, सिमिलर डिवाइस है लेकिन हमारा काफ़ी एड ऑन फीचर्स हैं, कैमरा है, स्मोक डिटेक्टर है उसमें लगा हुआ 1 लाख के अंदर में ही। और वो जो कंपनी बेचती है 7.5 लाख रुपए का। तो हमने एक डेवलप किया, पायलट प्रोजेक्ट दिया, तो वो भी अप्रूव हो गया। तो अभी हम लोग 100 पंप्स पे काम करने जा रहे हैं। और इसके साथ ड्रोन्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और एआई में मेरा छोटा भाई कैंसर डिटेक्शन पे रिसर्च कर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो बहुत जल्द वो टेक्नोलॉजी भी हम हिंदुस्तान लाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। राजनीति में अगर बात की जाए तो भविष्य की योजनाएं क्या है? अपने क्षेत्र में कौन से बड़े बड़े काम हैं जो आप करने वाले हैं जिससे सीधा फायदा जनता को? देखिए, जनता का अगर आप बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो महंगाई जो डायरेक्ट अटैक करती है, और एक किसान की अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो घुमा फिरा के वो आम जनता पे ही आएगा, महंगाई बढ़ेगी, सारी चीज़ें। तो मैं किसानों के लिए जो है एमएसपी पे काम करने की सोचूंगा, और उनकी फसल को टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं आज की डेट में। ड्रोन्स वगैरह, हम लोग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं स्प्रेइंग में, नैनो यूरिया में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग किसान की फसल को बढ़ावा देंगे कि बढ़े, और उससे महंगाई भी कंट्रोल होगी, और युवाओं के लिए रोज़गार निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सेवा मंडल प्रभारी भी बनाए गए थे? नहीं, अल्पसंख्यक मंडल प्रभारी। हाँ, अल्पसंख्यक देवी पाटन। तो उसमें कौन से ऐसे काम हुए हैं जिससे फ़ायदा हुआ है अल्पसंख्यकों को? देखिए, जब मंडल प्रभारी हम बनाए गए तो मेन हमारा टारगेट था कि वहाँ जाके पार्टियों की नीतियों को बढ़ाना। और कौन कौन सी नीति? अरे, हमारी जो नीति थी कि भाई समाजवाद और मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ना। आपकी बिजली वगैरह नहीं आ रही है। मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ना या उनकी रणनीतियों से? नहीं, उनकी रणनीति तो खैर है ही है, लेकिन उनके जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ लड़ना। वही जी।
अच्छा, तो और तो ये सारी टारगेट्स थे हम लोगों के, तो इन्हीं को अचीव करते करते हम लोगों के बीच बैठे तो और चीज़ें पता चली कि हमें मतलब विधायक सांसद क्या कर रहे हैं, क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ इन सब क्षेत्रों का, क्यों एकदम पिछड़ा रखा। आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं और आप देखिए कि सबसे पिछड़ा एरिया श्रावस्ती एरिया जो है, आप भगवान राम जी के जो सुपुत्र थे लव और कुश, वो उनका राज्य था। और लॉर्ड बुद्धा अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम श्रावस्ती में बिता के गए हैं और बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट सिटी बन सकती है वो, लेकिन उसको हम लोगों ने क्यों सबसे पीछे रखा। आज आप दुबई का देखिए, मेन बिजनेस क्या है, टूरिज़्म, और हमारे देखिए कि हमने उस ज़िले को सबसे पीछे छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम चली और हमें मालूम है हम इस पे अब क्या काम करेंगे। सबसे पहले हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना, वहाँ पे होटल्स और ये एयरपोर्ट्स वगैरह को अच्छा करना है, और जो रोज़गार निकलेंगे फिर उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। वहाँ पे गन्ने वगैरह की खेती है, गन्ने किसानों को 2,000 करोड़ इनका 20,000 करोड़ कर्जा अभी तक वो पड़ा हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है उनको, किसानों को। तो ये सारी समस्याएं हैं मेरे पास। जैसा कि आपने अभी होटल्स बनाने की बात की है, उसमें रोजगार मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा हम अयोध्या की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। राम मंदिर बना जिसमें बोला गया कि इससे क्या रोजगार मिल जाएगा यूपी की जनता को, युवाओं को। तो वहाँ पर जितने भी बगल में फैक्ट्री वगैरह बन रही हैं, होटल्स वगैरह बन रहे हैं, तो जैसा आपने अभी बताया कि वहाँ पर हम रोजगार देंगे होटल्स के थ्रू, तो वहाँ पर भी तो रोजगार मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी आरोप क्यों लगाती है? देखिए वहाँ पे क्या है कि रोजगार इन्होंने अपने आदमियों को कसब कर रखा है सब। वहाँ पे आप देखें गुजराती, बाहर का लोकल आदमी का तो बढ़ावा कुछ होना चाहिए, डेवलपमेंट। आपने लोकलों के घर भी तोड़वा दिए, चलिए डेवलपमेंट के नाम पे आपने करवा दिए, लेकिन उनको कहीं एडजस्ट करना चाहिए। लोकल आप देखेंगे तो लोकलों के पास रोजगार नहीं है। लोकल बस ये काम कर रहे हैं कि पैसेंजर आया उसको होटल तक पहुंचाया, कमीशन हो गया, या इस तरह के काम है, और इसको मैं रोजगार नहीं मानता हूँ। तो लोकलों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप अपने आप को भविष्य में क्या देखते हैं, किस तरह, कहाँ, कौन से पद पे आप जाना चाहते हैं? देखिए मैं एक संवैधानिक पद पे आना चाहता हूँ, ताकि जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, हमारे ज़िले जो पीछे रह गए हैं वहाँ पे विकास क्यों नहीं पहुँच पाया, कुछ कानून की वजह से है या क्या, तो इसलिए मैं एक संवैधानिक पद पे आके इन सब चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ, जैसा कि अपने लोगों के लिए। जैसा कि आपने बताया कि समाज सेवा ही तो करना चाहते हैं। और भी तरीके हैं समाज सेवा करने के लिए? तो फिलहाल तो हम तो कर ही रहे हैं। हम तो अभी भी समाज सेवा, हमने अभी जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, ये पूरा समाज के लिए हम अभी ड्रोन्स में काम कर रहे हैं, जो कंपनी के साथ मिलके किसान के उस पर नैनो यूरिया के छिड़काव करना। तो ये हम तो सोशल वर्क ही कर रहे हैं। तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो एक पद चाहिए, वो पद चाहिए एमएलए का, या फिर समाज सेवा? बिना पद के मेरे मानना है कि आप कितना भी चेंज ले आएँ, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी बातें सुनी जाएंगी, जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक आपके जो बदलाव चाह रहे हैं उसको आप ला नहीं सकते। एक विधायक की पावर होती है कि अपनी बात, भले ही उसका कोई पूरे विधानसभा में कोई अकेला ही हो, लेकिन अपनी बात वो कह सकता है। लेकिन आज की सरकार में वो चल नहीं रहा है। वो विधायकों के ये भी बयान आते हैं कि विधायक की नहीं सुनी, विधायक बोलते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए तो आपने कहा ना कि आप भाजपा से क्यों नहीं लड़ना चाहते, यही एक रीज़न था कि पपेट हो गए हैं सब, किसी कोई नहीं चल रही है। लेकिन हमारी सरकार में, समाजवादी पर सरकार में अभी इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ। हर तरह जगह के विधायक की बात सुनी गई, रखी गई। आपने देखा होगा डेवलपमेंट भी काफ़ी जगह हुआ, और हमारे ही डेवलपमेंट आज की डेट में दिखता है। आप देखिए कुछ वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। सरकार भी तो दावा करती है कि हमने भी विकास किया। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर ली है, मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, और कई मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स वगैरह भी बने हैं। देखिए एक काम करना, एक क्वालिटी वाइज काम करना। मेरा फ्रेंड अभी दुबई गया था, तो बता रहा था कि भाई हमें जूता हमारा गंदा तक नहीं होता है, इतनी सफाई है, इतना वो। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी लेके चले जाइए और आप पूर्वांचल पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि काम में कहाँ कमी है, कहाँ क्या है।
नहीं, जैसा कि अभी जैसे इस सरकार में भ्रष्टाचार महंगा और बढ़ गया है। जैसे कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, काफी विकास देखने को मिल रहा नहीं, है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये प्रोजेक्ट पहले का है। प्रपोज तो पहले का है, इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है। हालांकि ये 2025 इसी तो में कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट भी कर देंगे। कंप्लीट करना इज़ नॉट एन इशू, आप उसको किस क्वालिटी पे कंप्लीट कर रहे हैं वो मायने रखता है। आप टोल देखिए कितना महंगा कर रखा है। मतलब आप बस से चले जाइए तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप गाड़ी से जाएंगे तो बस भर का किराया भी आप दीजिए। एक बस में जाने भर के टिकट का उससे ज़्यादा ही आपको टोल भी पे करना पड़ता है। समाजवादी आएगी तो इसको हटाने का नहीं, हटाया नहीं जाएगा, इसको मिनिमम रखा जाए। इतना ज़्यादा टोल, अब आप दिल्ली जाइए तो 1500 रुपये टोल, 1500 रुपये टोल मायने रखता है। आप 1000 रुपये में बस में बैठ के जा सकते हैं। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि सरकार की मंशा है कि आप बस और ट्रेन का सफ़र करें? नहीं, देखिए, जिससे सरकार का फ़ायदा हो। इसमें जो है सरकार का फ़ायदा नहीं होना है। इसमें बसें आप देखेंगे सब प्राइवेटाइज कर दी हैं। इसमें सब फ़ायदा प्राइवेट इनके लोगों का होना है। सरकार का फ़ायदा हो तो हम सब सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करें। सरकार अपना नहीं, सब प्राइवेटाइज कर रखा है, वहाँ से सब चीज़ें घूम के फ़ायदा पहुंचा रही हैं इनको पर्सनली, सरकार को नहीं पहुंचा रही हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट हो जाएगा तो उससे काम अच्छा होगा। जैसे कि मेट्रो, अगर देखिए, मैं मानता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि प्राइवेटाइज होने पे चीज़ें इजी हो जाएंगी, लेकिन उसमें रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा। अभी जो बंदा काम कर रहा होगा सरकारी, उसकी जॉब गारंटी तो है और 50,000 सैलरी पा रहा है। प्राइवेट में काम करेगा कितनी सैलरी होगी? 10,000, 15,000। तो ये काम भी तो नहीं कर रहा है। नहीं, काम तो मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी लोकल उस पे, लेकिन काम अच्छा लेकिन जो एक पर्सनल ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। अगर हम बात करें तो ग्रोथ की, तो प्राइवेट में रहने पे ग्रोथ होगा या सरकारी? देखिए, सरकारी में ग्रोथ है। इंसान का ग्रोथ होगा या कंपनी का? देखिए, अगर सरकारी में काम कर रहा है तो उसकी एक ग्रोथ जो है स्टैग्नेट हो जाती है, मैं मानता हूँ। प्राइवेट में क्या है कि हाँ, उसको उसके अंदर से टैलेंट निकाला जाता है, डर होता है, प्रेशराइज किया जाता है, नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, इस वजह से जो है अच्छा काम करेंगे। ये प्राइवेटाइज तो अच्छा काम है, लेकिन ये हर एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को नहीं बेचने चाहिए। जैसे रेलवे हो गया या कोयला हो गया, इसमें तो आपको सुधार करना चाहिए। हाल ही में बिजली निजीकरण का मामला भी काफी सामने आ रहा है, तो इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बड़े बड़े विभागों को सरकार को अपने पास रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट विभाग जो है बिजली विभाग को माना जा रहा है। बिजली विभाग है, भ्रष्ट तो सब हैं, लेकिन अगर आप ये मानिए कि हम क्या भ्रष्टाचार देखिए ख़त्म नहीं कर सकते, फैक्ट है, लेकिन बिल्कुल कम भी कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते तो समाजवादी पार्टी क्यों दावा करती है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म मतलब कि एकदम खत्म नहीं हो सकता, सिस्टम का पार्ट है। तो मतलब समाजवादी पार्टी में भी जब सरकार रहेगी तो रहेगा? नहीं, हम प्रयास का, हमने कहा हमारी कोशिश है। प्रयास तो भाजपा भी कर रही है। नहीं, प्रयास कर रही, तो ये तो भ्रष्टाचार डबल कर दिया है इन्होंने। इनके उसमें जो है, आप किसी भी उसमें देखिए, रोड क्यों नहीं अच्छी बनी? कौन सी रोड नहीं बनी? भाजपा सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। अरे आप गलियों में, लखनऊ में ही घूम लीजिए, लखनऊ में आपको मिल जाएंगी रोडें। अब एक्सप्रेसवे की बात करें तो आप आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए। अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं तो गाड़ी आपकी जंपिंग चलेगी, क्या पता कब जंप करके नीचे आ जाए। इस तरह की है रोड। तो जैसा कि आपको इंजीनियरिंग का शौक था, तो कब अचानक से मूड बदल गया कि राजनीति, चलो चलते हैं राजनीति करते हैं? मैंने बताया ना कि इंजीनियरिंग बढ़िया चल रही थी और मैंने स्टार्टअप किया था गुड़गांव में। वहाँ पे मैं एजुकेशन और इंजीनियरिंग सब में काम कर रहा था, सब बढ़िया जा रहा था, लेकिन वो किक नहीं मिल पा रहा था। और जो लोग आ रहे थे वो भी, मतलब हमारी कंपनी में जो लोग आ रहे थे वो
टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं कमी लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए और हमें जो कि मोदी जी भी बढ़ावा दे रहे हैं उसको। हाँ, मैं उनकी कई योजनाएं हैं जिनके मैं तारीफ करता हूँ। कौन कौन सी? जैसे स्टार्टअप इंडिया की है हम्म। और एग्रीकल्चर इंफ्रा एक फंड है उनका, तो वो सब योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं है। कई लोग हैं पैसा उठा के गायब हुए जा रहे हैं, काफ़ी घोटाले अभी आपको दिखेंगे इसमें। तो योजनाएं अच्छी हैं, योजनाओं के बाद आपको मॉनिटर करना भी पड़ेगा। वो घोटाले कब खुलेंगे? जब समाजवादी आ जाएगी? अभी सरकार में तो नहीं खुलेंगे तो कोई विपक्ष में आएगा, अभी बहुत से घोटाले खुलने बाकी होंगे। मुझे लगता है कि राफेल हो गया, एक वाला अपना था, राहुल गांधी जी ने उठाया था मुद्दा, ऐसे हैं काफ़ी, और इस सरकार में तो नहीं खुलेंगे। आप देख रहे हैं सब कुछ, हर एक ईडी से लेके सीबीआई सब तो मतलब एज अ पपेट काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्यों चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या अखिलेश यादव रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, ऐसा अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों को रोकना भी नहीं चाहते कि जो दोगले विचार के लोग हों, तो ऐसों के लिए रास्ता खुला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दे रखा है कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, और जो गया उसकी एंट्री नहीं हो सकती, और कोई लेके आएगा तो उसकी भी एंट्री बाहर हो जाएगी बाहर। और ये भी कहा है कि मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक या कोई भी ऐसा पावरफुल पद वाला आदमी ये ना सोचे उसका टिकट कंफर्म होगा। तो ये युवाओं को, नए लोगों को मौका दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। इसमें हमें उनका साथ देना चाहिए और लग के पार्टी को बढ़ाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की पार्टी है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये सब तो आरोप हैं लगने वाले। आप अभी लोकसभा के चुनाव में देखिए कितने मुसलमान टिकट पाए हैं। इस बार अखिलेश जी ने ना यादव इतने पाए। आप देखिए 35-36 अपने एमपी हैं, उनमें से 3 या 4 मुस्लिम हैं, और 3-4 यादव हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? फील्ड पे बात कुछ और होती है, ये लोग घुमा फिरा के आरोप लगाना है तो लगा सकते हैं। हमारे नेता ने कभी धर्म पे वो राजनीति नहीं की। आप AIMIM क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? क्योंकि वो तो एक समुदाय, एक समाज को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, हमारी वो सोच नहीं है। मैं अल्पसंख्यक में जब मंडल प्रभारी बना था तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये बात कही थी कि मेरे हाथ बंद जाते हैं अध्यक्ष जी, आप मुझे किसी और फ्रंटल में या उसमें मौका दें, क्योंकि मैं एक वर्ग के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं, मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। आखिर चाचा नाराज क्यों थे अखिलेश जी से? देखिए, वो उनकी पर्सनल जो भी थी उसमें हम लोग नहीं गए, वो फैमिली उनका मैटर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सही टाइम पे मान गए, साथ हो गए कि अगर भाजपा को हराना है तो साथ आना है, तो साथ आ गए। अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, बहुत ही विजनरी नेता हैं हमारे वो, और उनके टेन्योर में जो ग्रोथ दिखा यूपी में वो अब तक नहीं दिखा, और कानून व्यवस्था भी अच्छी थी और चारों ओर विकास दिख रहा था। लखनऊ बदलता हुआ हम लोगों ने देखा। इसी तरह पूरा उत्तर प्रदेश भी बदलेंगे अगले सरकार में। ये भी उन पर ये एक टोंटी चोर आरोप ये भी बोला जाता है, और ये भी बोला जाता है कि जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया तो वो अपने बेटे का। देखिए, बाप का सम्मान किया नहीं किया, इस तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो योगी जी पे भी बात उठेगी कि उनके पिताजी भी एक्सपायर किए थे, क्या उन्होंने गए, वो नहीं पहुंच पाए। कम से कम अखिलेश जी ने, कम से कम नहीं, जो भी पुत्र का फर्ज था, धर्म था, उन्होंने पूरा बखूबी निभाया। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मंच पे काफ़ी भगदड़ हुई थी अखिलेश यादव जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पे। क्या था वो? क्या वाकया था? क्या कहना चाह रहे थे? किसी पद को लेकर के था, या चाचा और मुलायम सिंह यादव जी के और अखिलेश जी की भी कुछ बात थी? देखिए, बहुत पुरानी बात है, और देखिए क्या है कि अब जैसे नया खून है,
अभी हम ही हैं पावर में आए तो मन करेगा ये कर दें वो कर दें, सब अच्छे से अच्छा कर दें, लेकिन हमारे मेंटर्स पर बैठे हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमको सही गलत बताने के लिए हैं कि नहीं। युवा हैं तो कुछ अच्छा ही करना चाह रहे बिल्कुल अच्छा ही करना चाह रहे होंगे, लेकिन जोश में युवाओं से जैसे कुछ हो जाता है 19-20, जैसे हम हैं पावर आ गई, नहीं अब ये कर देंगे अच्छा ये कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु जो हैं, हमें हमारे मेंटर हैं, वहाँ पे उनका रोल आता है। वो समझाते हैं कि अभी शांत, थोड़ा धीरे धीरे, यहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत है, थोड़ा ऐसे करने की ज़रूरत है। चाचा तो की वही सुन नहीं चीज़ रहे है, थे अगले शादी अब तो सुन रहे हैं, वही चीज़ है, मतलब एक टाइम होता है। चुनाव जीतने के लिए, मतलब 27 का चुनाव अगर जीत गए और अपनी पार्टी के विधायक हो गए तो चाचा को साइड तो नहीं कर देंगे? और भाजपा भी ऑफर दे रही है लगातार। देखिए भाजपा तो हम लोगों की माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से बात होती रहती थी, तो बताते रहते थे ऑन एयर, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी का जुबानी है। भाजपा ने बहुत गेम खेला है। उन्होंने कहा कि आप जाइए सिकोहाबाद से, आप चुनाव लड़िए लोकसभा का और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो चाचा कहने लगे कि उस वक्त हमने देखा कि ये पार्टी कितनी मतलब अपनी बातों के खिलाफ जा रही है। उसने क्या किया कि वहाँ पे सभी मंत्री को उतार दिया प्रचार के लिए। अच्छा, अगर ये चीज़ पहले ही कर देते तो चाचा का डिसीजन कुछ और होता। चाचा मैदान में थे, तो खैर चाचा के मैदान में होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ उस वक्त, वो सीट निकल गई। तो पार्टी का ये भाजपा ऐसे खेल करती रहती है। एक बार ये 2022 के चुनाव में ये माननीय आदित्य यादव जी जो अभी सांसद है बदायूं से, इनको भी काफ़ी अप्रोच किया कि, लेकिन हिला नहीं पाए। तो आगे क्या लगता है कि आप भी जब विधायक बन जाएंगे तो विधायक वही दबदबा वाले, जैसे कि आज के युवाओं में गाना लगता है दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वही रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? देखिए दबदबा तो आजकल फैशन बना है, विधायक मतलब एक छवि बन चुकी है कि गुंडा बदमाश तानाशाह विधायक टाइप वही का। जो गुंडा। हाँ, मुझे इस सोच को बदलना है। विधायक मतलब जनता के बीच का जनता का सेवक, और उस तरह से सेवा करनी है। आप को अपने ज़िले को या आपका जो क्षेत्र है उसमें इतना डेवलपमेंट कर देना है कि कोई बीमार हो तो कोई लखनऊ ना भागे या दिल्ली ना भागे। किसी को पढ़ाई करनी हो तो अपना जगह छोड़ के उसको दिल्ली ना भागना पड़े। उसकी पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, उसमें सब में अच्छा काम करना है। जैसा कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, तो अपर्णा यादव जी भी उसमें हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। अब अपर्णा यादव जी का कुछ पारिवारिक मतभेद भी है, तो ऑब्वियसली कि कुछ भी होगा। हम लोग परिवार में तो है नहीं, तो परिवार के कुछ ना कुछ है जिसमें नाराज़ हैं या खुश हैं, तो ये सब स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते कहीं ना हैं। कहीं परिवार के साथ भी आ जाती हैं, कुछ ऐसे बयान हो जाते हैं, यही तो जैसे प्रेम है। राजू दास का और बयान था। हाँ, ये फिर उसके प्रेम बाद है, और वो चाचा के साथ हमेशा रही हैं। हम लोगों की पार्टी थी तो काफ़ी सपोर्ट करती थी वो भी, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि भाजपा के साथ वो हैं, लेकिन मुझे लगता है जल्द वो वापस आएंगी, घर वापस। अच्छा, ऐसा भी है? जी तो क्या 27 के चुनाव में भी तो नहीं दिखेगा? हाँ, 27 के चुनाव में दिख सकता है। अपर्णा जी आ सकती हैं? जी। तो चलिए ठीक है, एक सवाल और भी है। जैसा कि लगातार मस्जिद के नीचे जो है मंदिर निकलते हैं, जी। ये आपने अक्सर कर बुलडोजर नीति जो है देखी होगी सरकार का, ये जो है मंदिर निकल रहा है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए खुदाई करेंगे तो आपको चीज़ें ऐतिहासिक तो मिलेंगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने देखी होगी। जब पहली बार खुदाई हुई तो किसी ने बताया कि 4000-5000 साल पुरानी है। अभी रिसेंट स्टडी आई, उसने बताया 8000। आप उसके स्क्रप्चर्स उठा के देखेंगे तो किसी में आपको ये नहीं मिलेगा कि कोई क्या इबादत करता था, क्या था। सब नॉर्मल रहते जीते थे। अब आज की डेट में अगर कहीं इस तरह का कुछ हुआ है तो देखिए सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है ये सब।
इन सब को अगर एक जगह हो गया है और सब नॉर्मली चीज़ें नहीं, सुप्रीम अब जैसे सर्वे होता है तो उसमें मंदिर निकल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर भी नहीं, निकल रहे हैं, तो फिर तो क्या वाकई में उस मंदिर पर कब्जा करके बनाया गया था, या इसको किस तरह देखिए ये तो अब हिस्टोरिकल उसका विषय है, जांच का विषय है। अगर उस पर कब्जा करके बना भी है तो मेरा ये कहना है कि एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर हम हर जगह ढूंढते रहेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना सरकार तो कुछ, कह रही है कि हम हमारा जो है वो हम लेके रहेंगे। देखिए इस तरह से अगर लेते उस पर रहेंगे तो यहाँ पे हिंसा बढ़ती रहेगी, यही तो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप देखिए ये मुद्दा जो है कौन से क्षेत्र का है, संभल संभल। संभल, और सांसद कौन है वहाँ के, अपने बर्क साहब। और तेज आंधी में काफ़ी इन पे विरोध किया गया, लेकिन तब भी ये जीत के आए। जीत के आए तो अब इस क्षेत्र में मतलब कुछ किया होगा इन्होंने, पब्लिक मतलब अब मुस्लिमी वोट तो दे नहीं रहा इनको, हिंदू भी दे रहा है। तो वहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम करना है तो कोई एक जगह पे ऐसा कुछ विवाद बना दो। अच्छा। देखिए आप खोदेंगे तो आपको मूर्ति मिलेगी मिलेगी, ज़मीन में नीचे क्या है, सब इतिहास का ही तो पड़ा हुआ है। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, खोदा आपने 7-8 हज़ार साल पुरानी, तो आप कहीं भी खोदेंगे तो आपको हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी नीचे। तो आप उस पर आप मुद्दा बना दें और फिर विषय छेड़ तो दें। जैसा कि आपने बताया कि अगर खोदेंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी, तो वो खोद के निकालना नहीं सही ज़रूरी है। देखिए बैलेंस चल रहा है, सब प्रेम से चल रहे हैं तो क्या बुरा है। हर आदमी देखिए मस्जिद के लिए क्या है, हमारे जो मेरा पर्सनल मानना है, मस्जिद क्या है कि एक कमरा है, वहाँ 8-10 लोग या 1,000-500 लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं तो जहाँ मस्जिद हमको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं ज़रूरत, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब उस बात पे, उस पर झगड़ा करने वाली बात नहीं है कि जो उस पर अब मतलब सर्वे किया गया नीचे क्या निकल रहा है। फिर पथराव हुआ, मुस्लिम ये भी बताया जा रहा है मुस्लिम समाज ने जो है पथराव शुरू कर दिया, जिसमें घायल भी हुए देखिए लोग। काफ़ी हिंसा हुई, इस हिंसा को बढ़ाया गया, हाँ। इस हिंसा को काफ़ी बढ़ाया गया। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये जो समाजवादी सीट निकल गई, इसलिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करने के लिए ये सब चीज़ की गई। कौन, लोकसभा चुनाव में? हाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती, इसी वजह से हिंदू मुसलमान हाँ, शुरू हो और गए। उस सीट पे बर्क साहब की सीट निकल गई, जिसमें भाजपा ने काफ़ी जोर लगाया था कि ये सीट ना निकले। आपको याद होंगे उस टाइम की वीडियो देखिएगा, पुलिस ने काफ़ी धक्का मुक्की भी की थी उस वक्त, लेकिन बढ़िया वोटों से जीते। तो आम आदमी अगर इसको देखे तो ऐसे देख सकता है कि कैसे डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं ये लोग। तो बुलडोजर नीति को किस तरह देखते हैं सरकार? देखिए हम और आप घर अपना बनाते हैं तो कितनी मेहनत से और वो देखते हैं, तो एक घर में मतलब आदमी का बचपन जुड़ा होता है, उसकी यादें होती हैं, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं मानता हूँ कि परिवार का प्रेम क्या होता है शायद योगी जी को इसका नहीं एहसास है, इसलिए इस तरह की नीति कर रहे हैं। अभी जैसे कि कुकरेल वाला ये हुआ, तो अकबर नगर वाला, तो इस पे एक तरफा सब चीज़ें हटा दी गई। आपको पता है वहाँ पे लोगों की पक्की रजिस्ट्री भी थी, पक्की रजिस्ट्री थी, तो मतलब ये करप्शन कहीं ना कहीं हो रहा है ना, कहाँ से रजिस्ट्री उन्होंने पक्की बताया हो कि गई। सपा के कार्यकाल में जो है जितने भी मंत्री विधायक थे उन्होंने फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्स दिए। हम तो साइंस के बंदे हैं, इन सब बातों को नहीं मानते हैं। हम अभी सैटेलाइट इमेजरी पे उठा के देखें तो ये करीब इधर बीच में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा। पिछले 15 साल में, 12-13 साल में आप सैटेलाइट इमेजरी उठा के देखें कि डेवलपमेंट कब हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि मेन डेवलपमेंट कब हुआ है। अच्छा, तो अकबर नगर क्या भाजपा के कार्यकाल में? अकबर नगर देखिए थोड़ा सा बसा हुआ था, अब लोगों के पास ज़मीन रजिस्ट्री सारी चीज़ें थी, तो बड़ा एक टफ टास्क था इन लोगों के लिए हटाना। बाद में जब ये बढ़ता गया तो उसमें भाजपा के कार्यकाल में बढ़ा। हालांकि इसको रोकने के लिए कई भाजपा नेता भी आगे आए, पंकज सिंह जी भी आए आगे कि ये नहीं तोड़ा जाएगा, ये वो इसके खिलाफ। देखिए घर था वहाँ पे कई लोगों का,
तो मेरा मानना है मतलब इस तरह की हरकतें करना एक वो है, हम उसको और बेटर कर सकते थे, उसमें उसको सुविधाएं देके उसको वहाँ सौंदर्यीकरण करके उसको बढ़िया वेल प्लान्ड सिटी वो एक कॉलोनी बना सकते थे, लेकिन तोड़ने से कोई रास्ता नहीं, नहीं वहाँ पर तो निकलता। प्लांट सिटी मतलब प्लांट वगैरह वो लगाए जा रहे हैं। प्लांट्स लगे हैं लेकिन घर नहीं है, इंसान नहीं है, पेड़ ही हैं। नहीं, उसके अंदर तो गलियों में रास्ता जाने का नहीं था। हाँ तो वो चीज़ बना सकते थे, डेवलपमेंट तो की, यही तो तोड़ डेवलपमेंट की ज़रूरत तोड़ है के ही आज आप। बनता। हाँ तोड़ के ही बनता, लेकिन सब नहीं टूटता, जिसने एंक्रोचमेंट किया होगा उसका टूटेगा। देखिए ये तो इंसान भी गड़बड़ी करता है ना, कि आप देखेंगे गली कहीं कहीं पतली है, तो आप उठा के देखेंगे उनका नक्शा तो क्या होता है, एंक्रोचमेंट करके ही तो बनी होती है। भाई नाली तक है, कोई आदमी 1 फीट आगे बढ़ा लिया, 1 फीट उसने बढ़ा लिया, अब फिर वो गली बन गई, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। तो वहाँ तो कुल मिला के ये सरकार जो है एक पक्ष मतलब सनातन धर्म की तरफ जो है रुख रख रही है और मुस्लिम समाज की देखिए तरफ नहीं। सनातन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आप सनातन को सही समझते हैं तो इस्लाम भी सनातन है। अच्छा। हाँ, अगर आप सनातन को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि सब सनातन है, लेकिन क्या उस रास्ते पे चल रहे हैं? बिल्कुल जी तो थोड़ा हमारे दर्शक के बारे में थोड़ा इस्लाम के बारे में थोड़ा जानकारी दें, जैसे कि आप एक मुस्लिम समाज से ही हैं, जी, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। इस्लाम के बारे में सब जानते ही होंगे, अब इसमें क्या जानकारी देना। देखिए मेन जो है नमाज, ज़कात, रोज़ा, इन पे टिका हुआ है हमारा इस्लाम। अभी ईद आ रही है, तो जैसे हम लोग ITR फाइल करते हैं, वैसे अभी हम लोगों के पास कितनी संपत्ति है या क्या है, तो उसके हिसाब से हमें एक टैक्स निकाल के वो गरीबों में देना है। तो इस्लाम एक जब टाइम था, जब बढ़ा, तो आप देखिए कि पहले खलीफा जो थे हज़रत अबू बकर, और उसके बाद हज़रत उमर खलीफा है। वो खलीफा मतलब हो गए राजा, और उस टाइम के राजा आप इमेजिन करके देखिए कैसे थे कि एक बार वो कहीं गली से निकल रहे थे, अपना दौरा कर रहे थे क्षेत्र का, एक बूढ़ी औरत रो रही थी, तो ये दरवाजे पे बैठे थे, तो वो अंदर गए, बूढ़ी औरत के पास कहा, अम्मा क्या हुआ? कही कि ये जो हमारा उमर है इसको कोई फिक्र नहीं है हमारी, और हमें जो है 2 दिन से खाना नहीं मिला है, और इस तरह के। तो हज़रत उमर ने कहा कि ए अम्मा, उमर को कैसे पता कि आप परेशान हैं? तो अम्मा ने कहा कि तो उमर से कह दो छोड़ दे खिलाफत, अगर वो पता नहीं लगा सकता कि उसके लोग कैसे हैं, किस हालत में हैं। और हज़रत उमर गए और अपनी पीठ पे लादा वो वजन, उनके साथ के लोग कहने लगे लाइए, हम कहें नहीं नहीं ये, तो वो ले गए, खाना पकाया, खिलाया। फिर उन्होंने जब बात हुई तो बताया कि आप कौन? तो कहा कि मैं उमर। तो आँख में आंसू था कि अगर तू उमर है तो मतलब फिर सब ठीक है। तो इस तरह से प्रेम से बढ़ा इस्लाम, और काफ़ी संघर्ष रहा लोगों का इसमें, लेकिन हम लोग जब यहाँ हिंदुस्तान में बढ़ा तो हमें लगता है यहाँ बहुत प्रेम से रहते रहे हम लोग, हमेशा कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम में दूसरे धर्म का भी काफ़ी सम्मान करना लिखा है, किसी के अपशब्द करना। ये भी कहा जाता है कि कई मुस्लिम कम्युनिटी से ही ये बयान आए हैं कि अगर हमारे पूर्वजों को देखा जाए तो वो हिंदू हैं। बिल्कुल हैं, हमारे पूर्वज हिंदू भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, और यहाँ पे तो हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदू होंगे, आप सऊदी में बात करेंगे तो वहाँ यहूदी या क्रिश्चियन होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन इस्लाम धर्म कोई 1400 साल पुराना नहीं है। अगर आप इसमें डीपली पढ़ते हैं तो ये सभी पैगंबरों के बारे में बताता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है, ईसा मसीह, मूसा अलैहिस्सलाम जो मूसा मोसेस हैं इनके। और हालांकि ये कल्चर थोड़ा सा ईस्टर्न था, इंडिया में जो बुद्धिज़्म था वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह का संदेश, जैसे कि बाकी प्रॉफिट थे आपके
क्रिश्चियन में थे ये लोग, तो बुद्धिज़्म भी वो एक उसी तरह का दिखा मुझे। तो सारी चीज़ें आप घूम फिर के देखेंगे, सनातन आपने कहा, आप घूम फिर के देखेंगे तो आपको लगेगी कि हम सब एक हैं और बेफिजाल लड़ रहे हैं। फालतू ही लड़ाई है। इजराइल की लड़ाई आप देखेंगे, अगर डीपली स्टडी कर लेंगे तो कहेंगे क्यों ही लड़ रहे हैं। एक ही बाप के वंशज, एक ही बाप के वंशज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो फादर ऑफ प्रॉफिट कहे जाते हैं, उन्हीं के बेटे याकूब और उनके बेटे उन्होंने मतलब वो लैंड उनके लिए अच्छी हुई थी। जैसे यहाँ पर भाई भाई आपस में लड़ते हाँ। हैं, वैसे वो अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इनके यहूदी के जो प्रॉफिट हैं मोसेस, और वो और ईसा मसीह दोनों एक ही खानदान में थे, मतलब वो भी यहूदी थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब धर्म की बात आती ना तो दुकान बंद होने लगती है, तो आदमी कहता है इसको बाहर करो वरना दुकान बंद हो जाएगी। तो ईसाई उनको ईसा मसीह को बाहर कर दिया। मतलब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक लंबी कहानी रही। तो ये AIM जो चीफ अवैशुद्दीन ओवैसी हैं, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को वही नहीं, लेकर अब चल इनकी रहे तो हैं। सोच बदल गई है। ये तो मुस्लिम के साथ भी दलित भी और भी लोगों को लेके चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने इनके जो प्रवक्ता जो है वो पंडित जी भी हैं एक। हाँ। तो इन्होंने अपनी विचार अभी बदला है, हाँ। लेकिन इनकी पार्टी ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि मजबूत MLA नहीं है। जो बिहार में जीते भी, वो उन्होंने देखा कुछ है नहीं तो भाग के चले गए। इन पर तो ये भी है अब कि ये अब मुस्लिम ही समाज को ही लेकर चलना है। नहीं, ये इन्होंने कहा है कि कहीं पर भाषण देते हैं तो एकदम गुस्से में अपने समाज को लेकर के। भाजपा के ही सब बी टीम है। जैसे भाजपा करती है, हाँ। मुद्दा उस पर जाती है तो एकदम एक तरफा कट्टर वो बात करेगी, उसी तरह ये। और भाजपा की ही बी टीम है समझिए, पीछे लगा दिया जाता है, वोट काट दो इनके। बसपा को भी हाँ। नहीं कहा जाता है। बसपा तो खैर खत्म हो गई, हम्म। और उनके अभी भी वोटर्स काफ़ी हैं। हम तो ग्राउंड पे हम देखते हैं, लेकिन मायावती जी का मैं चंद्रशेखर आजाद उनके वोटर्स खींच रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, उनके वोटर्स इतना इनसे प्रभावित नहीं है जितना मायावती जी से ही है। जिस दिन मायावती जी रोड पे उतरेंगी तो उनके वोटर्स उनके साथ बढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए, मायावती जी की पार्टी खत्म हुई और भाजपा खड़ी हो गई। जितने बसपा के थे सब भाजपा में ही चले गए। अच्छा। ब्रिजेश पाठक जी, ये राजभर जी, तो ये सब मायावती के ही तो उधर कांग्रेस के भी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से अगर बात की जाए तो अदिति सिंह और दिनेश प्रताप वो तो खैर अभी गए हैं। तो ये तो शुरुआत में सब वही सब हैं। तो समाजवादी पार्टी के तो भी वही लोग हम, अगर ये बसपा उठती है तो भाजपा डिक्लाइन करेगी। और जैसे कि बसपा के सब आए, कांग्रेस के आए, तो बसपा कांग्रेस खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के भी अब लाइनअप लग गए हैं कि अब आ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी भी खत्म होगी? नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अभी क्रॉस वोटिंग हुई थी। क्रॉस वोटिंग हुई थी, वो 4-5 थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी भी वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, ये तो स्पीकर की भी पावर होती है थोड़ी। तो मौजूदा सरकार है, स्पीकर इनका है, तो चल रहा है जैसे। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल महाकुंभ को लेकर के चर्चा करना है। महाकुंभ में जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम समाज को अंदर जाने से रोक दिया गया है, किस तरह देखते हैं आप? वहाँ पर जाना था मुस्लिम समाज को? देखिए, रोक दिया है। अब इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले अर्थव्यवस्था और जो हमारी वहाँ से बढ़ सकती थी, व्यापार हो सकता था। देखिए, आप सऊदी अरब को देखिए तो मेन क्या है इनका, टूरिज़्म ही तो है ना। तो हमारा ये महाकुंभ, जिसमें लगभग 40 करोड़ का दावा किया था कि आएंगे, मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ तो होंगे एक ही दिन में। 10 करोड़? हाँ, पर डे 2-3 करोड़ लोग आ रहे हैं। अब अगर हमने 40 करोड़ का बनाया होगा, तो क्या हमने सर्वे किया कि हमारे पास होटल, रुकने की जगह, इतने लोग इतनी जगह पे समा पाएंगे? नहीं किया। कितने लोग मर गए बेचारे। श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी तो उस बात को खबर ना, जनता तक ना पहुंचे, उसको छुपाने की कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक बयान अखिलेश यादव जी का है, उन्होंने स्नान करने के बाद, महाकुंभ स्नान करने के बाद जो है बयान दिया था कि VIP व्यवस्था होनी चाहिए VIP लोगों के लिए। फिर जब ये हादसा हो जाता है फिर वो बोलते हैं कि VIP व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या है मतलब, एक तरफ बोलते हैं फिर पलट जाते हैं। VIP व्यवस्था के बारे में मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं
धर्म के उसमें ये सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए। धर्म के उसमें ये होना चाहिए कि अगर, जैसे मैं मुस्लिम में बताऊं कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके बगल में रिक्शा चलाने वाला भी नमाज़ पढ़ सकता है। ऐसी ऐसी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ है। तो अखिलेश यादव क्यों डिमांड कर रहे थे कि वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इस तरह के कुछ हमने मतलब, नहीं, वायरल हुई वीडियो क्लिप है। अच्छा, तो इस तरह का कुछ कहा है, इसके बारे में हमें चलिए ठीक है, नॉलेज नहीं है। तो यहीं पर एंड करते हैं। चलिए। तो देखा, हमारे साथ बात करने के लिए अलीम सर मौजूद थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा हैं, प्रगतिशील समाज पार्टी से उम्मीदवार भी रहे, किसी कारणवश सपा से गठबंधन हो जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतार दिया और ये 290 श्रावस्ती से जो है विधानसभा चुनाव जो है लड़ने की जो है तैयारी करना चाह रहे हैं और समाज सेवा जो है करना चाह रहे हैं। युवाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं उन योजनाओं को लाना चाह रहे हैं जिसका सीधा फ़ायदा गरीब जनता को होगा, वहाँ की जनता का होगा। और काफ़ी सारी बातें हुई हैं जो कि इस वीडियो में है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।